खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं फिर से पुरानी वीडियो के तर्ज पर ही एक ही वीडियो में ऑल इन वन सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, यानी वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद और फिर उर्दू से हिंदी व हिंदी से उर्दू तर्जमा व इस्तिलाहात साज़ी। तो ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, ताकि अगर आप मुआविन उर्दू मुतरजिम सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इम्तहान में कामयाबी को और भी बेहतर या यकीनी बना पाए। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप लोग ये जो PDF देख रहे हैं, इस PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया गया होगा रिज़वान ज़हीर नाम से। आप उस रिज़वान ज़हीर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आपको ये जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसके PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे, वहाँ से आप उन PDF को देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तर्जमा निगारी, यानी यहाँ नीचे अल्फाज दिए गए हुए हैं, जुमले बताए गए हुए हैं। दरअसल ये जुमला नहीं, एक छोटा सा एक पैराग्राफ है बड़े मजमून का, लेकिन हमने यहाँ पर हिस्से हिस्से में तकसीम कर दिया है क्योंकि तर्जमा आपको बताना था। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ां 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। इसके लिए अब हिंदी जो हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ नाम का तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ दिल्ली एक जो लफ्ज़ आता है आप जान लीजिए, दिल्ली अगर हिंदी में लिखा जाए तो फिर ये दिल्ली हो जाएगा। यही अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो फिर उसको हम दिल्ली लिखते हैं, DELHI, यानी तीनों ज़बान में ये अलग तरीके से लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर पैदा हुए तो पैदा होने के लिए जन्म लिए। सर सैयद अहमद ख़ां 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में जन्म लिए। नेक्स्ट लाइन जो देखेंगे वो आप ये देख रहे हैं, उनके आबाव अजदाद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आए और दरबार शाही से वाबस्ता हो गए। आबाव अजदाद के लिए पूर्वज, मुग़ल बादशाह तो बादशाह के लिए शासक इस्तेमाल हो गया, या हुक्मरान के लिए भी शासक इस्तेमाल होता है। शाहजहाँ नाम है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम रहेगा। दौरे हुकूमत तो फिर शासन काल में, हुकूमत के लिए यहाँ पे शासन और दौर के लिए काल, काल कहते हैं ज़माने को। तो दौरे हुकूमत शासन काल में हिंदुस्तान आए और दरबार शाही भारत आए, और राज दरबार, दरबार शाही का हिंदी जो हम तर्जमा करेंगे वो राज दरबार से संबद्ध हो गए, वाबस्ता हो गए, जुड़ गए, शामिल हो गए, यानी संबद्ध हो गए। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं अब है, सर सैयद की वालिदा नहायत मजहबी, खुश सलीक़ा और तालीम याफ्ता खातून थीं। औलाद की तरबियत में उन्हें ख़ास मलका हासिल था। अब आइए अब इसका देखते हैं हिंदी हम कैसे करेंगे। तो जो ख़ास अल्फाज हैं या नए अल्फाज हैं उनकी हम देख लें। नहायत मजहबी, अत्यधिक धार्मिक। खुश सलीक़ा, खुश सलीक़ा के लिए यहाँ पे हमने सुंदर स्वभाव इस्तेमाल किया है, सुंदर स्वभाव या फिर सुंदर आचरण या संस्कार भी इस्तेमाल करते हैं कि यानी वो संस्कारिक। और तालीम याफ्ता यानी शिक्षित, खातून थी, महिला थी। औलाद संतान की दीक्षा में, यहाँ तरबियत जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तरबियत के लिए आता है दीक्षा। तो औलाद की तरबियत में उन्हें ख़ास मलका हासिल था, यानी संतान की दीक्षा में उन्हें कुशलता प्राप्त था। ख़ास मलका यानी दस्तरत, उस पर उन्हें मजबूत पकड़ हासिल थी, तो उसके लिए यहाँ पे कुशलता का इस्तेमाल किया गया। आप इन अल्फाज को याद रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर सैयद की तालीम और तरबियत मशरक़ी और मजहबी माहौल में हुई। वह अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद 28 साल की उम्र में अदालत में मुनसिफ हो गए। सर सैयद की यहाँ पे आप जो लफ्ज़ देखते हैं तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत के लिए शिक्षा दीक्षा। मशरक़ी और मजहबी माहौल, पूर्वी सभ्यता एवं धार्मिक, अब हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता या पूर्वी सभ्यता। तो मशरक़ी और मजहबी माहौल में, यानी पूर्वी सभ्यता
और धार्मिक वातावरण में हुई। वह अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद, वह अरबी और फ़ारसी की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 28 साल की उम्र में अदालत में मुंसिफ हो गए। 28 वर्ष की आयु में क्या हो गए? न्यायालय। अदालत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो न्यायालय में न्यायाधीश, मुंसिफ यानी न्यायाधीश हो गए। तो आप इन लफ्ज़ को देखिए, जो नए लफ्ज़ आए सिर्फ उनको, बहुत सारे नए लफ्ज़ आ रहे हैं। न्यायाधीश तो मुंसिफ, न्यायालय, अदालत। फिर यहाँ आप शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, तालीम हासिल करने के बाद, फिर आप दक्षिणी पूर्वी सभ्यता, हाँ, शिक्षा दीक्षा पूर्वी सभ्यता, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कॉमा छूट गया है, आप लगा लीजिएगा। तो शिक्षा दीक्षा, तालीम और तरबियत, पूर्वी सभ्यता, मशरक़ी और मजहबी माहौल। तो इन अल्फाज को आप याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ट्रांसलेशन के लिए ये है कि 28 मार्च 1898 में इंतकाल किया। किनका इंतकाल हुआ? सर सैयद अहमद ख़ां। 28 मार्च 1898 में इंतकाल हुई और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की जामे मस्जिद के सेहन में दफन हुए। तो इसके लिए हम देखेंगे 28 मार्च 1898 को उनका देहांत। इंतकाल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया है देहांत का, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही ख़ास लफ्ज़ है। और मुस्लिम विश्वविद्यालय, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है विश्वविद्यालय। अगर कॉलेज हो तब वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और कॉलेज के लिए क्या इस्तेमाल होगा? अलीगढ़ की जामे मस्जिद के सहन में दफन हुए। अलीगढ़ की जामा मस्जिद, ये देख लीजिए, जामे मस्जिद को आपने देखा होगा आम तौर पर जामा मस्जिद ही हिंदी में लिखते हैं। अब अगर हम इसको जामे मस्जिद इस तरह से ऊपर से देकर कर दें तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हिंदी में जामा मस्जिद ही होता है। और सहन, सहन के लिए प्रांगण में दफन हुए। तो इस तरीके से लफ्ज़ भी ख़त्म हुआ। हमने ये आपके लिए पूरा एक मजमून रखा था, आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो ऐसा होगा कि एक एक लाइन या एक एक सत्र अलग नहीं होगा, वो बल्कि पूरा एक पैराग्राफ होगा। उसको आपको दूसरी जगह पे, उसी पेज में आधा पेज पे ऊपर वो पैराग्राफ होगा, आपको नीचे लिखना होगा, या फिर एक पेज का पैराग्राफ होगा, उसको दूसरे पेज पे लिखना होगा। तो आप उस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर हमने आपको इस वीडियो का जो फर्स्ट सेक्शन था तर्जमा निगारी, वो हमने बताया। अब हम दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो है हमारा हिंदी माना बताने का। ये 5 अल्फाज दिए गए होंगे, उन 5 अल्फाज के लिए हिंदी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आप वो बताइए हमें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए। सबसे पहला कुतुब खाना। कुतुब खाना किसे कहते हैं जी? तो लाइब्रेरी को। और लाइब्रेरी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है पुस्तकालय। आप एक चीज़ ये देखिए, एक तो पुस्तक और आलय लगा हुआ है, तो आलय लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिंदी में वो जगह के माने बताने के लिए। जैसे अगर आप होटल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिंदी में वो है भोजनालय। भोजनालय इस तरीके से लय जो लगा होगा, आलय जहाँ इस लफ्ज़ में लगा होगा, वो कहीं ना कहीं किसी जगह के मानी बता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना, गाह जो लगा हो वो लफ्ज़ जगह के माने में, जैसे ईदगाह, कबरगाह, खेलगाह, तो ये सब जगह के माने बता रहे हो। उसी तरह हिंदी में आलय जिस लफ्ज़ में जुड़ा हो वो जगह का माना बताएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तरबियत। तरबियत के लिए तो आपने ऊपर ही लफ्ज़ देखा था, वो है दीक्षा या फिर प्रशिक्षण भी। अगर आप तालीमी तरबियत के हिस्से में लेंगे तो प्रशिक्षण आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है हमारा तहक़ीक़। तहक़ीक़ के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है अनुसंधान। अनुसंधान। नेक्स्ट लफ्ज़ है आहद। आहद के माने क्या होगा? एक आहद के माना तो ज़माना के होता है, तब तो फिर आप उसके लिए काल लिखेंगे। लेकिन अगर एक आहद आता है इरादे के माने में, यानी किसी बात का हम पुख्ता इरादा करते हैं, तब यहाँ पर ये संकल्प होगा। संकल्प। नेक्स्ट है अगवा। अगवा क्या होता है? किसी को एक दूसरी जगह ज़बरदस्ती किसी को
किडनैप कर लेना। हिंदी में जो लफ्ज़ अगवा के लिए इस्तेमाल है वो है अपहरण। चलिए, हाँ, अपहरण। नेक्स्ट, अब हम अगले हिस्से में बढ़ते हैं क्योंकि 5 लफ्ज़ हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब आपको बताना है जमा क्या होगा। 5 अल्फाज दिए गए हैं, इनकी जमा आपको बतानी है। अक़लीम, बशर, बहर, हाशिया और फिर दुश्मन। अक़लीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये लफ्ज़ पूछा गया था, इसका जमा आपको लिखना। तो अक़लीम की जमा है अक़ालीम। नेक्स्ट आप देखेंगे बशर। लफ्ज़ बशर की जमा क्या है? बशर के माने इंसान के होते हैं अबशार। बहर के माने समंदर के होते हैं, इसकी जमा है बुहूर। हाशिया की जमा हवाशी। किताब में जो हम सत्र के बाहर दिया गया होता है उसे हम हाशिया कहते हैं। और दुश्मन, दुश्मन लफ्ज़ की जमा क्या होगी? तो दुश्मन के लिए दुश्मनान। हम इस्तेमाल करते हैं ना, दुश्मनान हिंद या दुश्मनान इस्लाम। और ये फ़ारसी में जमा बनाने का तरकीब है, यानी नान हम लगा देते हैं बहुत सारे अल्फाज में तो वो जमा बन जाता है। ये फ़ारसी तरीक़ा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा अगला हिस्सा जो है वो है जिन्स बताने में, यानी 5 अल्फाज दिए गए हैं उनमें से आपको मुज़क्कर मुअन्नस बतानी है, कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। सबसे पहले हम आते हैं उम्मीद। तो उम्मीद ये मुअन्नस है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे उसके कामयाब होने की पूरी उम्मीद थी, मुझे अपने आप पर हम कह सकते हैं कि इम्तिहान में कामयाब होने की उम्मीद है। तो कामयाब होने की उम्मीद होती है, मुअन्नस है। अंदेशा यानी खौफ या डर के माना होता है। हम कह सकते हैं कि हर तालिब इल्म को इम्तिहान का अंदेशा रहता है, इम्तिहान से डर लगता है। तो ये जो लफ्ज़ आएगा अंदेशा वो मुज़क्कर है। क्या? मुज़क्कर। आरज़ू, ये लफ्ज़ मेरी आरज़ू यानी या फिर हर माँ की आरज़ू, हर इंसान की आरज़ू अच्छी होती है, तो ये लफ्ज़ मुअन्नस है। और ये आप लफ्ज़ देख रहे हैं इसमें बहार है, अगर बिहार दे दिया जाए तब तो फिर आप फंस जाइएगा कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे बहार लेंगे। बहार के माने यानी सर्दियों के बाद जो बहार का मौसम आता है वो, तो ये मुअन्नस है। सर्दियों के बाद बहार आती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं भूख, भूख भी मुअन्नस है। बच्चे को बहुत भूख लगी थी या आपको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। चलिए, तो 5 अल्फाज ख़त्म हुए जिनमें आपको जिन्स बतानी थी कि मुज़क्कर है या मुअन्नस। नेक्स्ट अब अगले हिस्से में बढ़ते हैं जो इस वीडियो का लास्ट हिस्सा है, और ये जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात का है। आपके एग्ज़ाम में आम मालूमात के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो बताइए आप यहाँ पर 1857 की बगावत के वक्त हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो गदर हुआ था, तो ये सही जवाब होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? थोड़ा जूम कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जो शासन काल था, या ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा था? तो 1856 से 62, 56 तब तो 1857 में हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि ये सबसे लास्ट गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसके बाद से गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया 1858 एक्ट के तहत, और उसके बाद से वायसराय होने लगा। तो हिंदुस्तान का सबसे पहला वायसराय जो था वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी तसनीफ़ है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान की खोज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर किसने बसाया था? आगरा ताजमहल के लिए तो हम सब जानते हैं। अब एक चीज़ आप इससे क्वेश्चन, ये आपको ताजमहल की तामीर किस साल में मुकम्मल हुई? ताजमहल कब बना? आप वो साल बताइए। हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि आगरा शहर किसने बसाया था, उस शहर की तामीर किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा वो है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हिंदुस्तान का आहने शख्स, लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल अभी अभी इनकी एक स्टैचू यानी इनका मुजस्समा बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा है, वो किस जगह पर है और कितनी हाइट है उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है यौम साइंस कब मनाया जाता है? सॉरी, यहाँ पे सिर्फ अगर साइंस पूछ दिया यौम साइंस तो आप गड़बड़ हो जाएगा, ये सवाल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौमी या फिर बैनुल अक़वामी लगा होना ज़रूरी होना चाहिए था। कौमी यौम साइंस जो मनाया जाता है वो है 28 फरवरी, और बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। ये दो है, आप इन दोनों को याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में अगर कौमी यौम साइंस पूछा जा रहा है तो 28 फरवरी को, और इंटरनेशनल साइंस डे बैनुल अक़वामी साइंस डे पूछा जा रहा है तब आपका 10 नवंबर होगा। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो में यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको और भी नया कंटेंट अच्छी तरीके से दे पाएँ। तो मिलते हैं फिर आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।